नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम लोगों का जो आर.के. राजपूत की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक की क्विक रिवीजन सेशन चल रहा है, उसका बस एक ही पर्पज है कि आप एसएससी जेईई में टेक्निकल पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। दोस्तों देखिए, मैं इस बुक की एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने का बस एक ही रीज़न है कि बाय द वे अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो भी आपकी तैयारी इतना टाइम तो अभी बचा ही है कि आप कर सकें। देखिए दोस्तों, पेपर हम लोगों का लगभग 1.5-2 महीने बाद ही होना है। हो सकता है कि मतलब कम से कम 1.5 महीने तो लगेगा ही, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे साथ जो मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ वही वीडियो भी अगर आप डेली देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप इतने क्वेश्चन कर ले जाएंगे? देखिए, कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले मैं उसकी थ्योरी पार्ट्स बताता हूँ, अपने नोट से बताता हूँ और इस बुक से भी बताता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराता हूँ और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराते हुए मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। वन लाइनर जो होते हैं उसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। और देखिए, अब ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद भी मैं आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आए हैं उसके रिगार्डिंग में एक अलग सी वीडियो बना देता हूं। तो दोस्तों, एक ही चैप्टर का 3-3 बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। और क्वेश्चन देगा कहाँ से? आखिर उसी में से देगा ना। और देखिए, और मेरा इस बुक का एक क्वेश्चन कराने का और दूसरा रीजन ये है कि भाई तो अगर आपके पास आर.के. राजपूत की बुक अवेलेबल नहीं है तो भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं डेली तो आपको ये क्वेश्चन आप पूरी बुक को एक प्रकार से मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आपने एक बात ध्यान दिया होगा, अगर आपने आर.के. राजपूत की बुक को पढ़ा होगा और पिछले 10 सालों का मॉडल पेपर एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जेईई का सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि एसएससी जितने भी क्वेश्चन देता है ना, अधिकतर क्वेश्चन उसे आर.के. राजपूत की ही बुक से होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर मेरे साथ इस वीडियो को मतलब जितने भी वीडियो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसे आप देखेंगे तो आपके 80 से मतलब लगभग 70 से 80 क्वेश्चन तो जरूर हो जाएंगे। अब देखिए, आज जो हम लोग पढ़ा रहे थे उसका जो 3rd चैप्टर है इस समय आर.के. राजपूत की इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, ये आज लास्ट पार्ट है उसका। तो आइए शुरू करते हैं आज के सवाल से। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 50 मीटर अपार्ट। कह रहा है कि दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से 50 मिलीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब कह रहा है कि जब उन दोनों को और क्लोज लाया जाता है, मतलब 50 मीटर की दूरी जो है 50 मिलीमीटर की दूरी जो है और घटा करके अगर उसे 10 mm कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, अगर दो डिफरेंट चार्ज हो तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर दोनों चार्ज अलग अलग हैं तो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इन दोनों के बीच 50 mm की दूरी है। अब कह रहा है कि 10 mm की दूरी है घट करके, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है वह कितना होगा, ठीक है ना। तो हम एक जानते हैं कि फार्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, F = Q1 Q2 अपान डी स्क्वायर। माना इस पे Q1 ये चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है ना। अब देखिए, ये कूलम्ब्स लॉ होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं ना कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², ये डी है, ठीक। अब हम लोग एक फार्मूला रिलेशन भी इससे बन जाता है कि F1 अपान F2 = d2² अपान d1²। तो अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए, d2 की क्या वैल्यू है? 10, तो यहाँ पे 10 × 10 अपान 25 × 25 कर लेंगे तो इसे काट पीट के कितना आ जाएगा? 1 × 25। अब देखिए, अब हम लोग अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? दोस्तों, यहाँ पे देखिए आ रहा है ना F1 अपान F2 = 1/25। तो अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 F1, मतलब कह रहा है कि पहले वाली बल की अपेक्षा 25 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 25 टाइम्स लार्जर देन बिफोर। तो आंसर ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, कुछ कहा नहीं गया, जितना मैंने आपको बताया कि थ्योरी अगर आप लोग ध्यान देंगे, थोड़े फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन को देखते ही आप घबराइए मत, सोचिए कि कैसे हो सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस d, मतलब दो चार्जों के बीच जो अट्रैक्शन बल लगता है, अट्रैक्शन बल या रिपल्सन बल लगता है दो Q1 Q2 के बीच और d मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इफ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यह कथन किसका है? देखिए, दोनों यही है, ये जो मैंने बताया है यही कह रहा है, ठीक है ना। F = Q1 Q2 अपान d² और यहाँ पे एक कांस्टेंट हो जाता है K। तो ये किसका नियम था? कूलम्ब्स लॉ, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सुपीरियर डाइलेक्ट्रिक आउट ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा डाइलेक्ट्रिक है? तो दोस्तों, बेकेलाइट बहुत ही अच्छा होता है। अब बेकेलाइट की बात आई है तो दोस्तों, जो घर में हम लोगों का स्विच बोर्ड बनता है वह किससे बना होता है? वह बेकेलाइट से बना होता है। ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना।
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अब इंसुलेटर है, इस वजह से फील्ड स्ट्रेंथ हम लोगों की क्या है, घट जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों अगला सवाल है, टू प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्जेज ऑन रबड़ और फ्लैट लेदर। कह रहा है कि रबड़ या फ्लैट लेदर पे है, ठीक है ना, उस पर स्टैटिक चार्ज के जनरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हो रहा है तो हम लोगों को उस पर कंडक्टिव ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ 40 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड कार टू 50 वोल्ट डीसी सोर्स। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी जो कैपेसिटेंस है वह 40 माइक्रोफैरेड है और उसके एक सप्लाई क्या है, 250 वोल्ट डीसी है। तो चार्जिंग करंट कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर चार्जिंग करंट के बारे में पूछे तो जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है ना, तो उसी समय उसकी चार्जिंग करंट कम से कम होती है। एक बात ध्यान देगा, देखिए जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो उसकी चार्जिंग करंट जो होती है वह कम से कम होती है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अ वेरिएबल कैपेसिटेंस इज वन हुज कैपेसिटेंस। कह रहा है कि एक वेरिएबल कैपेसिटेंस वह होता है जिसकी कैपेसिटेंस को क्या किया जाता है। जब हम किसी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है ना, मैनुअली या फिर मैकेनिकल रूप से अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसे वेरिएबल कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ लॉसी कैपेसिटर इट्स सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। कह रहा है कि अगर कैपेसिटर लीकेज कर रहा है, लॉसी है, ठीक है ना, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। देखिए दोस्तों कह रहा है कि कैपेसिटर लॉसेज है, लॉसेज क्या है तो उसमें क्या होगा, उसकी कैपेसिटी घटेगी, मतलब उसमें रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज प्रीफर्ड इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो सिंगल फेज मोटर में इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैपेसिटेंस इज ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस द चेंज इन सर्किट। कह रहा है कि कैपेसिटेंस किसमें चेंज होने में किसके विरोध का परिवर्तन करता है, किसके परिवर्तन का विरोध करता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इंडक्टर होता है जो करंट में चेंज परिवर्तन होने का विरोध करता है। और दोस्तों अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो वह वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, एसएससी के क्वेश्चन है ये सब। अब अगला क्वेश्चन है, इफ क्यू, यही था ना, हाँ, इफ क्यू एंड सी बी द चार्ज एंड कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर देन द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय। कह रहा है कि क्यू एंड सी किसी कंडेंसर के चार्ज और कैपेसिटी है, ठीक है ना, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होगा। देखिए अब इसे एक रिलेशन के माध्यम से बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। लेकिन अब देखते हैं कैसे। देखिए किसी भी कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी क्या होता है दोस्तों, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर जूल। यूनिट लिखना ना भूलिएगा, ये होता है ना। तो अब देखिए अब इसमें हम कह सकते हैं कि, और हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, ठीक है ना। अब इससे हम लोग ये रिलेशन में निकाल सकते हैं कि V बराबर कितना होता है, C बाई Q बाई C। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया कि Q बराबर ही क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों को आंसर देना है वह Q और C के टर्म्स में देना है। देखिए हर जगह Q और C है, ठीक, इसलिए मैंने ये रिलेशन को फाइंड आउट किया। अब देखिए अब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं कि जो ये है, तो इससे हम लोगों का क्या होता है। देखिए अब ये V की वैल्यू जो है हम लोग रख देते हैं, तो E इक्वल टू हाफ C। अब Q की जगह V की जगह क्या रख देंगे, Q स्क्वायर अपान C स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस C से एक C कट जाएगा तो कितना बचेगा, E इक्वल टू 1/Q 1/2 Q स्क्वायर अपान C। अब देखिए यही हम लोगों से पूछा भी था कि E इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई C, ये आ गया ना। तो बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि DC सप्लाई के लिए कौन सा कंडेंसर सूटेबल होता है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ DC की बात आए वहाँ तुरंत इलेक्ट्रोलिटिक पहले देखिए है कि नहीं कहीं के। तो देखिए ये है ना, पोल्ड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर, तो DC के लिए ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इन कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन। ये तीसरी बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, DMRC वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ स्टोर होता है। तो दोस्तों वह किसी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज डाइलेक्ट्रिक में स्टोर होता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंटरनल हीटिंग ऑफ कैपेसिटर इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू। अगर किसी कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग हो रही है तो उससे क्या होता है, तो लीकेज रेजिस्टेंस उसका परिणाम होता है, ठीक है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बार SSC में पूछा गया है और
दूसरी बात, एग्जामों में भी एक एक बार पूछा गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक सी सर्किट दिया गया है, ये डायग्राम दिया है। अब इसमें कह रहा है कि पॉइंट जो एल और एम है ना, इनके बीच टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये सर्किट हमने बना लिया, ठीक है ना। अब इसमें से करंट कहाँ जाएगी, ये बाय द वे हमने यहाँ से करंट आई फ्लो किया, तो एक यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे माना हम के I1 गई और यहाँ पे I2 गई। अब दोस्तों देखिए ये जो कैपेसिटर हैं ये दोनों किस में है, पैरेलल में। अब हम लोग पहले में जानते हैं कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो उसे नॉर्मली जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 धन 1 बराबर 3 माइक्रो फैरड। अब ये जो दोनों हैं, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, तो हम लोग अब नया फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे अब जो 3 माइक्रो फैरड ये था तो इसकी हमने एक इक्विवेलेंट बना लिया। अब देखिए अब ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। हम जानते हैं सीरीज में जब कैपेसिटर होता है तो रेजिस्टेंस की सीरीज के हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे 3 गुणित 2 बटे 3 धन 2, तो 5 बटे 6 बटे 5 सी इक्विवेलेंट। अब जो इन दोनों की कैपेसिटेंस है वह इक्विवेलेंट आ गई 6 बटे 5। मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूँ। अब ये 6 बटे 5 का आप नया एक सर्किट बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तो एक हो गए अब, ठीक। अब एक ये बचा और देखिए ये वाला जो आपका अभी है ही, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 बटे 5 और इसकी कितनी थी 1 माइक्रो फैरड, ये तो है ही, और ये भी है 2 माइक्रो फैरड और ये कितना है 1 माइक्रो फैरड। अब देखिए अब ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली जोड़ देंगे, तो 6 बटे 5 धन 1, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 बटे 5, ठीक है ना। अब इन दोनों का आप देखिए पैरेलल सर्किट हम लोग बनाते हैं। देखिए अब ये 11 बटे 5 की वैल्यू, मतलब ये दोनों की वैल्यू हम बनाएंगे तो इस प्रकार की सर्किट आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अब ये जो दोनों वैल्यू है ये दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है। अब सीरीज के लिए हम जानते हैं क्या हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11 बटे 5 गुणते 2 बटे 11 बटे 5 धन 2। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, देखिए 22 बटे 5 बटे 21 बटे 5, तो 5 से 5 कट गया ये, तो वैल्यू कितनी आ गई 22 बटे 21, ठीक। अब देखिए अब अगला क्या होता है, अब ये फाइनल आ जाता है एल एम। अब इसकी वैल्यू कितनी है 22 बटे 21 और इसकी वैल्यू 1 है ना, माइक्रो फैरड कर लीजिए यहाँ पे। तो अब देखिए अब ये दोनों पैरेलल में है, अब पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे, तो 22 बटे 21 धन 1 तो बराबर कितना आ जाएगा 43 बटे 21। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2.04 माइक्रो फैरड। तो यही हमसे पूछा गया था। अब देखिए अब ऑप्शन, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 2.05 माइक्रो फैरड। दोस्तों सिर्फ समझने की जरूरत है, एक सर्किट की क्वेश्चन बहुत सिंपल है सॉल्व करना। ऐसा ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया गया था रेजिस्टेंस में जो कि चैप्टर 1 में था और वो भी क्वेश्चन पूछा गया ही था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ अ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टिव मटेरियल, यदि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक की जगह कोई कंडक्टिव मटेरियल रख दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों अगर देखिए अब कंडक्टर, अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अगर हम कंडक्टिव मटेरियल रख देंगे तो जो दोनों प्लेट है ना वह शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन डाइलेक्ट्रिक गेट डिटैच्ड फ्रॉम द एटम्स अंडर, किसकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, एटम के अंदर किसकी वजह से आपस में डिटैच होते हैं। तो जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो एटम जो होते हैं वह डिटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि जब एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है। अब देखिए ब्रेकडाउन हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है तो मतलब इंसुलेशन फेलियर हो रहा है, तो वहाँ पे एक कंडक्शन पाथ स्टेब्लिश हो जाता है दोनों प्लेटों के बीच। ये क्वेश्चन हमने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 185, वो सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, परमानेंट कंडक्शन पाथ इज स्टेब्लिश बिटवीन प्लेट्स, ठीक है ना। इंसुलेशन फेलियर मतलब वहाँ पे कंडक्शन पाथ क्रिएटिंग। अगला क्वेश्चन है, इफ सी बी द कैपेसिटेंस, कह रहा है कि यदि सी कैपेसिटेंस है, बी पोटेंशियल डिफरेंस है और आई करंट है तो हमें आई बाई सी वी जो है ना वह किसकी यूनिट होगी। देखिए इसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। करते क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, 1/t होता है। देखिए यह बराबर क्या है, यह बराबर 1/t, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि करंट बराबर भी क्या होता है, I बराबर Q/T,
आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, टी इक्वल टू क्यू बाई आई। तो ये जो टी की वैल्यू है ये वाली इसमें रख लेते हैं, तो यह बराबर 1 बाई क्यू बटे आई, ठीक है ना। अब देखिए अब ये आई ऊपर चला जाएगा तो यह बराबर क्या हो जाएगा, आई बाई क्यू। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, सी वी, ठीक है ना। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। अब एफ इक्वल टू आई अपान सी वी, या इसे हम कैपिटल में लिख देंगे तो एफ इक्वल टू आई अपान सी वी, ठीक है ना। और यही हमें चाहिए भी था। देखिए ये वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आई अपान सी वी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि यह फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू अ लैम्प फॉर 200 सेकेंड। कह रहा है कि एक लैम्प के माध्यम से 2 एम्पियर की करंट जो है 200 सेकेंड के लिए पास होती है। तो द नंबर ऑफ कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द लैम्प इन द टाइम विल बी। तो कह रहा है कि अब इतने जो 200 सेकेंड में जा रहा है चार्ज, कितना चार्ज पास करेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी विशेष बात नहीं है, सिर्फ जितनी वैल्यू दी है अगर आप कुछ भी ना करें तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए आई की वैल्यू दिया है, आई बराबर 2 एम्पियर दिया है। अब टी बराबर कितना है, टी बराबर 200 सेकेंड दिया है, ठीक है ना। तो क्यू की वैल्यू पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। तो इसमें वैल्यू रख लेंगे 2 × 2 बराबर 400, ठीक है ना, 400 कूलम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरेमिक एंड कैपेसिटर। ये क्वेश्चन देखिए चौथी बार आ रहा है। मैंने अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे चौथी बार आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सिरेमिक एंड माइका कैपेसिटर हैव द सेम फिजिकल डायमेंशन विच ऑफ द हैज हैर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कह रहा है कि सिरेमिक और माइका कैपेसिटर हैं और दोनों की जो फिजिकल डायमेंशन है, मतलब देखने में दोनों समान ही डायमेंशन के लग रहे हैं, बराबर आकृति के हैं। तो कह रहा है किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिरेमिक कंडेंसर जो होता है, सिरेमिक कैपेसिटर जो होता है वह देखने में छोटा होता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है दूसरों कैपेसिटर की अपेक्षा। तो देखिए अब यहाँ पे सिरेमिक और माइका दोनों सेम साइज के हैं, दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है ना। तो सेम साइज के तो क्या होगा, सिरेमिक की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, क्योंकि वह जितनी छोटा होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये तो था बचे हुए क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस का। तो अब इसके बाद में अगले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम में विभिन्न प्रकार के, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं आज शाम को या कल सुबह अपलोड कर दूंगा। आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि वो सारे विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार